रूप का घमंड। एक गांव में आनंद, उसकी पत्नी शोभा और दो बेटियां प्रभा और रत्ना रहती थी। प्रभा आनंद की पहली स्वर्गीय पत्नी सरला की बेटी थी। प्रभा बड़ी है, गुणवान, सुशील, सरल स्वभाव की और सदाचारी थी। रत्ना गुस्सैल स्वभाव की और घमंडी लड़की थी। उसे अपने रूप का बड़ा घमंड था। वह सदा बन ठन कर रहती थी और अपनी बड़ी बहन प्रभा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। प्रभा साधारण ढंग से रहती थी। उसकी शालीनता में ही सुंदरता की झलक दिखाई देती थी। आनंद की पत्नी शोभा भी अपनी सौतेली बेटी प्रभा को सदैव हेय दृष्टि से देखती थी। छोटी छोटी बात पर उसका अपमान करती थी। प्रभा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाकर बगीचे से मेरे लिए एलोवेरा लेकर आओ, मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगी। रत्ना, क्या मैं भी उसे अपने चेहरे पर लगा सकती हूँ? तुम क्या करोगी लगाकर? मुंह धो लिया करो, इतना ही बहुत है। एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही किया करो। किसी भी चीज की मांग मत किया करो। यह मुंह और मसूर की दाल। प्रभा रानी भी चली है एलोवेरा लगाने। तुम्हारा जो काम है वही करो। अपना काम तो ठीक से करना नहीं आता, सजने संवरने का शौक चर्राया है। जा किचन में मेरे लिए चाय बना कर ला। माँ, पहले एलोवेरा लाऊं या चाय बनाऊं? अकल के दुश्मन, चाय रख कर जा, फिर एलोवेरा तोड़ कर ला। अब चुपचाप निकल यहाँ से। प्रभा चाय रखकर एलोवेरा लाने के लिए चली गई और आनंद उसी समय घर आ गया। प्रभा कहाँ चली गई? दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो घर में नहीं है। आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? अब तक अगर प्रभा घर में होती तो मेरे लिए पानी जरूर लेकर आती। कहाँ चली गई है? वह बगीचे में एलोवेरा लाने गई है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में चाय आ गई और आनंद पीने लगा। चाय बड़ी अच्छी है, हर चीज की मात्रा परफेक्ट है। क्या बात है, मैं तुम्हारी चाय की तारीफ कर रहा हूँ और तुम्हारे चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है। थैंक यू। आपको मेरे हाथ की चाय तो पसंद आई? अरे देवी जी, अच्छी बनी है तो तारीफ तो बनती ही है। प्रभा बिटिया भी बहुत अच्छी चाय बनाती है, पीकर तबीयत मस्त हो जाती है। अच्छा, यह एलोवेरा किसके लिए मंगवाया गया है? मेरे लिए मंगाया है पापा। आप तो जानते हैं मुझे एलोवेरा बहुत पसंद है। यह शुद्ध आयुर्वेदिक है और मेरे चेहरे के लिए बहुत गुणकारी है। रत्ना, कभी कभी कुछ काम तुम भी कर लिया करो। अपने दीदी का भी काम में हाथ बढ़ा दिया करो। तुम्हारा तो पूरा दिन सजने संवरने में ही चला जाता है। सारे काम मेरी रत्ना बेचारी ही तो करती है। प्रभा को तो मैं सिखा रही हूँ। उसकी बुद्धि में बहुत सारी बातें धस नहीं पाती। आपको तो वही सही लगती है। अरे वो देखो, मेरी बिटिया आ गई। पापा, आपने चाय पी? मैंने बहुत दिल से बनाई थी। अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए। अच्छा तो बेटा, यह चाय तुमने बनाई? तभी तो मुझे यह बहुत पसंद आई। तुम्हारे चाय हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास थी। शोभा का झूठ सामने आ गया और वह सर झुकाकर वहाँ से चली गई। प्रभा अपनी सौतेली माँ और बहन की बातों से आहत होती थी, लेकिन उसके पापा उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। वे उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते थे। पापा का प्यार पाकर वह सारी थकान, दुख, दर्द सब भूल जाती थी। प्रभा सबका सम्मान करती थी। उसने एक दिन बगीचे के फूलों से सुंदर गजरा बनाया और अपने पापा को दिखाने लगी। पापा देखिए, मैंने यह फूलों का गजरा बनाया है। आपको कैसा लगा? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। बेटी, तुम्हारे हाथों में बड़ी अच्छी कला है। यह गजरा तुम्हारे बालों में बहुत सजेगा। तुम भी सज धज कर रहा करो। ठीक है पापा। अरे प्रभा, घर का सारा काम छोड़कर तू गजरा लगा रही है। पहले पूरे घर की सफाई कर। माँ, मैंने झाड़ू लगा दिया है। जा बर्तन धोकर चाय नाश्ता बना। रत्ना को भी उठा दे। एक बात ध्यान से सुन ले, मुंह मत चलाया कर। सिर्फ काम के लिए हाथ पैर चलाया कर।
अपने आप को बहुत अच्छा बनाने का ढोंग मत किया कर। तू ऊपर से बड़ी भोली है, लेकिन अंदर से जहर की गोली है। प्रभा चाय नाश्ता बनाने चली गई और रत्ना उठकर हॉल में आ गई। वह मुंह हाथ धोकर आईने में अपना चेहरा देखने लगी। प्रभा उसके पीछे आ गई और उसने अपना गजरा उसके बालों पर लगा दिया। रत्ना देखो, गजरा तुम्हारे बालों में बहुत खिल रहा है। रत्ना गुस्से में आ गई और उसने वह गजरा अपने बालों से निकालकर नीचे फेंक दिया। दूर हटो, तुमने अपने गंदे हाथों से मेरे बालों को कैसे छुआ? यह भी कोई गजरा है? मैं इससे बहुत सुंदर गजरा बना लेती हूँ। प्रभा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने रत्ना से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। रत्ना नहाने के लिए चली गई और उसकी माँ ने उसे एक टॉवेल दे दिया। रत्ना ने उस टॉवेल को जमीन पर फेंक दिया। यह प्रभा की गंदी टॉवेल है, मैं इससे अपना पैर भी नहीं पोंछूंगी। प्रभा, अपने हाथ अच्छी तरह से धोकर मेरा टॉवेल ला कर दो। प्रभा रत्ना की बातों से आहत हुई, लेकिन उसने उसका जवाब न देते हुए हाथ धोकर उसकी टॉवेल लाकर दे दिया। रत्ना सज धज कर तैयार होने लगी। आईने के सामने बैठकर बड़े ही घमंड से अपना चेहरा निहार रही थी। इतने में उसके पापा आ गए। प्रभा बेटी, तुम भी सज धज कर तैयार हो जाओ। पापा, वह सज धज कर क्या करेगी? सजने धजने के लिए खूबसूरत चेहरा भी होना चाहिए। रत्ना बेटी, तुम्हारी दीदी भी बहुत खूबसूरत है। वो सीधी सादी बनी रहती है, दिखावा नहीं करती। उसका अंतर्मन तो सबसे अधिक खूबसूरत है। हमारे मन की सुंदरता का प्रभाव हमारे चेहरे पर भी दिखाई पड़ता है। तुम्हें अपने रूप का घमंड नहीं करना चाहिए। मन की सुंदरता तन की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। समय बीतता गया। रत्ना अपनी आदतों से बाज नहीं आई। उसके दुर्भाव, गुस्से, घमंड, चिड़चिड़ाहट और नफरत का प्रभाव उसके चेहरे पर आने लगा। एक बार प्रभा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के वाले 3 दिन बाद प्रभा को देखने आने वाले थे। उसके पापा एक अच्छा सा आयुर्वेदिक लेप लेकर आए। प्रभा बिटिया, यह बहुत अच्छी आयुर्वेदिक क्रीम है। इसे लगाने से चेहरे में बहुत निखार आ जाता है। इसे तुम लगाया करो। प्रभा ने उस आयुर्वेदिक क्रीम को लगाया और उसका चमत्कारी असर हुआ। उसके चेहरे पर बहुत निखार आ गया। वह बहुत सुंदर लगने लगी। उसकी सौतेली माँ ने जब यह देखा तो जल भुन गई। उसने चुपचाप से उस लेप में एक खतरनाक दवाई मिला दी। रत्ना ने जब प्रभा के चेहरे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने छिपकर उसी लेप को अपने चेहरे पर लगा लिया। उसमें उसकी माँ के द्वारा मिलाए हुए खतरनाक दवा के कारण उसका असर दिखाई दिया और रत्ना कुरूप हो गई। उसके चेहरे का रंग बिगड़ गया। रत्ना अपने ही चेहरे को आईने में इतना कुरूप देखकर बहुत रोने लगी। वक्त ने आज उसके घमंडी चेहरे पर तमाचा मार दिया था। वह दुखी मन से अपना चेहरा छुपाने लगी। हे भगवान, मेरा चेहरा कितना कुरूप और भद्दा हो गया है। मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकती। अब मैं घर में ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। प्रभा ने जब उसे रोते हुए देखा तब वह उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी। रत्ना बहन, चिंता मत करो, तुम्हारे चेहरे के सारे दाग समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी सुंदरता फिर से लौट आएगी। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अपना आयुर्वेदिक लेप लगा दूंगी। नहीं नहीं, मैं वह लेप नहीं लगाऊंगी। उसे लगाने से मेरे चेहरे का यह हश्र हुआ है। रत्ना की माँ शोभा ने जब अपनी सगी बेटी का यह हाल देखा तो वह बहुत दुखी हुई और अपने किए पर पछताने लगी। वह प्रभा का बुरा करने चली थी और उसकी शिकार उसकी अपनी बेटी बन गई। आज उसे यह अनुभूति हो रही थी कि दूसरे का बुरा करने की नियत रखने से अपना ही बुरा होता है। घमंड का फल सदैव बुरा होता है। प्रभा बिटिया, हमने तुम्हारे साथ सदैव दुर्व्यवहार किया, लेकिन तुमने हमेशा हमारा सम्मान किया है। तुम्हारा तन और मन दोनों बहुत सुंदर है। मुझे क्षमा कर दो बिटिया। मम्मी, आप बड़ी हैं, आप क्षमा मत मांगिए। आज रत्ना के रूप का घमंड भी पूरी तरह से उतर चुका था। उसे प्रभा के हाथ साफ सुथरे और पवित्र दिखाई देने लगे। उसने शालीनता के साथ प्रभा से अपने बालों में गजरा लगवाया। उसका घमंड और गुस्सा समाप्त हो चुका था। वह एक टक प्रभा के सुंदर और शालीन चेहरे को निहार रही थी।
प्रभा दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कई बार आपका अपमान किया। मैंने अपने रूप का घमंड किया। आपके अंतर्मन की सच्चाई और उसके सौंदर्य को मैंने देख लिया। दीदी, आप महान हो। प्रभा ने अपने दोनों हाथ पसार कर अपनी छोटी बहन रत्ना को गले से लगा लिया। यह सच है कि सुंदरता का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। असली सौंदर्य तो अंतर्मन का होता है। नैना के माँ बाप बहुत गरीब थे। किसी तरह से नैना को पढ़ा रहे थे। उसने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। उसे स्कूल से स्कॉलरशिप के पैसे मिले तो उसने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैडम, मुझे बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि मुझे पैसे ना देकर एक सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। मैं आपके लिए भी कुछ कपड़े बना दूंगी। वो खुश हो गई और उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे ज़हीन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ही सरकार ने ये फंड बनाया है। दूसरे दिन इतवार था। दोपहर को ही नैना के घर सिलाई मशीन पहुंच गई। नैना ने मशीन खोलकर देखा। उसने अपनी सहेली प्रभा की मशीन पर पहले भी सिलाई की थी, इसलिए उसे पूरी जानकारी थी। उसने सबसे पहले अपनी मशीन के लिए एक कवर सिलाया और मशीन ढककर रख दिया। दूसरे दिन जब वह स्कूल गई तो अपनी सहेली मधु और सभी लड़कियों से कह दिया, तुम लोग अपने कपड़े अब मुझसे ही सिलवाने के लिए आना। वह घर आई तो सिलाई मशीन लेकर बैठ गई। उसने अपनी माँ की गुलाबी पुरानी साड़ी से अपने लिए एक गाउन सिला। उसे पहनकर देख रही थी कि तभी आकाश काले मेघों से भर गया और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। घर में माँ भी नहीं थी। तभी उसे लगा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने तुरंत अपने कपड़े बदलकर दरवाजा खोला तो देखा एक बहुत बूढ़ी औरत भीगी हुई उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, कौन है आप और क्या चाहिए? उसने कहा, मैंने तुम्हारे घर से रोशनी आते देखा तो इधर चली आई। मुझे बहुत ठंड लग रही है। नैना उसको अंदर ले आई। उसने कहा, मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं जो मैं आपको बदलने के लिए दे दूं। अभी अभी मैंने माँ की साड़ी से नया गाउन सिला है। उसने कहा, कुछ भी दे दो, जब तक मेरे कपड़े सूख नहीं जाएं, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। नैना ने उसे गुलाबी गाउन दे दिया। वह गुलाबी गाउन पहनकर बहुत खुश हो गई और बोली, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो बेटी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, आपके लिए चाय लाई हूँ, ये लीजिए, चाय पीजिए। तब तक आपके कपड़े मैं प्रेस करके सुखा देती हूँ, आप आराम कीजिए। कपड़े सूख गए और वो पहनकर चली गई। उसके जाने के बाद ही उसकी कुछ सहेलियाँ अपने कपड़े लेकर सिलवाने आ गईं। उन्होंने जैसे ही वो गुलाबी गाउन देखा, सब हैरान हो गईं। मधु बोली, इतना सुंदर गाउन, इसे तूने सिला है? हैरान तो नैना भी थी, क्योंकि वह गाउन उस बूढ़ी औरत के पहनने के बाद बेहद खूबसूरत बन गया था। उसने कहा, हाँ, मैंने सिला है। तीनों सहेलियों ने अपने कपड़े उसे सिलने के लिए दे दिए और चली गईं। नैना जब कपड़ों की कटाई करके सिलने बैठी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वह जैसे ही कपड़ा सिलने के लिए मशीन पर लगाती, पलक झपकते ही कपड़ा सिलकर तैयार हो जाता। उसमें सुंदर सुंदर बटन, लेस, फ्रिल सब कुछ लग जाता। उसकी माँ आई तो बोली, अरे नैना, तब से सिलाई ही कर रही है, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? नैना बोली, माँ ये देखो, मैंने कितने सारे कपड़े सिल दिए। माँ ने कहा, वाह, इतनी जल्दी तुमने सारे कपड़े कैसे सिल लिए? और इतनी सुंदर लेस, बटन, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? नैना ने माँ को बुढ़िया के आने की पूरी बात बताई। उसने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने हमारा घर ही क्यों चुना। उसके जाते ही ये मशीन जादुई हो गई। माँ बोली, अब तो सारे लोग कपड़े यहीं सिलवाने आएंगे। दूसरे दिन जब वह स्कूल गई तो अपनी सहेलियों को उनके कपड़े दिखाए। सबने देखा और बोले, नैना, तेरे हाथों में इतना हुनर है, तूने पहले कभी नहीं बताया।
शाम को हम तेरे घर आकर पैसे दे जाएंगे। नैना ने उन पैसों से एक रेशमी कपड़ा खरीदा और अपनी प्रिंसिपल के लिए एक गाउन काट कर रखा ही था कि वह भी बन गया। उसकी प्रिंसिपल ने जैसे ही गाउन देखा बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, नैना, अब से पूरे स्कूल के यूनिफॉर्म की सिलाई का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही दिलवा दूंगी। नैना ने आकर माँ को बताया। माँ बहुत खुश हो गई। कुछ ही दिनों में उसे स्कूल के यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो स्कूल से आकर सारे दिन पढ़ाई करती और रात में कपड़े काट कर रख देती। सुबह तक कपड़े तैयार हो जाते। 2 साल में उनके पास बहुत पैसे हो गए। नैना के पिता ने एक घर खरीदा। यह बात उनके मोहल्ले में रहने वाले टेलर मास्टर बब्बन को किसी तरह हजम नहीं हो रही थी। एक तो मशीन से होने वाली उनकी इतनी अच्छी आमदनी और दूसरी नया घर। और यह बात तो सभी जानते थे कि जब से नैना को स्कूल से मशीन मिली है, उनके घर के हालात बहुत सुधर गए हैं। बब्बन के यहाँ के सारे ग्राहक नैना से ही कपड़े सिलवाने लगे थे। उसके पिता नए घर में सामान ले जाने के लिए एक ठेला ला रहे थे। ठेले पर सारा सामान जा चुका था, सिर्फ मशीन और थोड़ा सा सामान बचा था। नैना पहले ही नए घर में पहुंचकर सामान रखवा रही थी। बब्बन अपनी मोटरसाइकिल लेकर उनके घर के सामने खड़ा था। उसने कहा, अरे भाई लाओ, थोड़ा सामान मैं पहुंचा देता हूँ। यह कहकर मशीन अपनी मोटरसाइकिल पर रख लिया और लेकर अपने घर चला गया। नैना के घर अपनी मशीन रख दिया। सारा सामान लग गया था। नैना और उसका परिवार बहुत खुश था। सब थक गए थे। रात में जल्दी सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बब्बन अपनी मोटरसाइकिल पर मशीन लेकर आ गया और बोला, भाई मुझे माफ करना, मैं लालच में आ गया था। मैंने अपनी मशीन आपके यहाँ रख दिया था, लेकिन यह मशीन कल से ही बहुत नुकसान कर चुकी। मेरी पत्नी इससे सिलाई करने गई तो उसका सिर इसमें टकरा गया और उसको 4 टांके लगवाने पड़े। मेरा बेटा इसके ऊपर गिर पड़ा, उसका दांत टूट गया। मुझे भी सुबह से चक्कर आ रहे हैं। मुझे जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, चक्कर आने बंद हो गए। नैना ने अपनी मशीन ले ली और अपना काम करने चली गई। उन सब को इस बात का एहसास हो गया कि उस दिन उस बूढ़ी औरत की सेवा और देखभाल के कारण ही ये मशीन जादुई हुई है। वो जरूर कोई देवदूत रही होगी। इस मशीन का फायदा दूसरा और कोई नहीं उठा सकता।